साथियों नमस्कार, श्रीकांत। आज हम लोग मुद्दे पे बात करने वाले हैं जो टेट को लेके कल सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया हुआ है, जिससे पूरे भारत में कह सकते हैं जो प्राथमिक शिक्षक और उच्च प्राथमिक शिक्षक है उनके बीच बिल्कुल से तूफान मच गया है। तूफान का मतलब लड़ाई झगड़े वाला तूफान नहीं है। कहने की ये मतलब है कि उनकी सर्विस के अस्तित्व पे संकट आ गया है। ऐसे शिक्षक जो टेट नहीं क्वालिफाई है, खास करके चाहे वो कानून लागू होने के पहले हो या कानून लागू होने के बाद, जब तक टेट की प्रणाली आई नहीं थी उसके पहले जो पैरामीटर्स होते थे उसके द्वारा भले ही शिक्षक पास करके गए हों, जैसे जो भी बीएड विशिष्ट बीटीसी यूटीसी क्वालिफाई करके जाते थे, वो सब सारी चीजें अब क्या होंगी, अब आपको टेट पास करना होगा। टेट क्या है? एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ठीक है। जैसे नेट होता है पूरे भारत के लिए, तो वैसे पूरे भारत के लिए मोटा मोटा टेट आ गया है। नेट उच्च शिक्षा से संबंधित होता है, टेट क्या होगा? प्राथमिक शिक्षा से संबंधित होगा। प्राथमिक में भी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक। मोटा मोटा हम लोग समझेंगे कि आखिर क्या ऐसा ये डिसीजन आ गया है जिसकी वजह से बिल्कुल से खलबली मच गई हुई है। हम लोग जो भी चर्चा करेंगे, जो भी चीजें समझने की कोशिश करेंगे, वो सब संविधान के दायरे में, कि आखिर संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति मिली हुई है, कौन सा वो कानून है जिसकी व्याख्या को करते करते सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण न्याय की अवधारणा को पूरित कर दिया। पूर्ण न्याय अनुच्छेद 142 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 में सुप्रीम कोर्ट को ये शक्ति या सीमित शक्तियां हैं कि वो पूरे देश में पूर्ण न्याय की संकल्पना को लागू कर सकता है, ठीक है, आदेश दे सकता है। तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि आर्टिकल 142 क्या है। पहली बात पॉइंट में हम लोग समझेंगे, जो भी हमारी बात होगी वो संविधान के दायरे में होगी। क्योंकि मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाता हूँ, थोड़ी बहुत मुझे समझ है हल्की फुल्की, तो हम ये कोशिश करेंगे कि संविधान के तहत ही चीजों को समझा जाए, उसी के इर्द गिर्द अपनी व्याख्या, अपनी चर्चा रहे। जो हमारी आज की चर्चा रहने वाली है, क्या भविष्य क्या हो सकता है ऐसे शिक्षकों के लिए जिन्होंने टेट क्वालिफाई नहीं किया और जिनकी सर्विस 5 साल के ऊपर बची है। क्योंकि अब तक आप लोगों को पता ही चल गया होगा, न्यूज पेपर से, सोशल मीडिया से, अन्य तमाम चीजों से, कि ऐसे शिक्षक जिनकी सर्विस सिर्फ 5 साल बची है, 5 साल बची है, उनको टेट से छूट दी गई है। टेट से छूट किसको दी गई है? जिसकी सर्विस सिर्फ 5 साल बची है। मान लीजिए रिटायरमेंट की आयु क्या है? 60 वर्ष है। 60 में 5 हटा दीजिए, 55 साल, यानी कि 54 साल 360 दिन वाले व्यक्ति को भी, 363 दिन वाले व्यक्ति को, मैं ये मान ले रहा हूं कि 364 365 दिन, फरवरी 28 या 29 वाला जो मसला है, तो उसको 2 दिन को छोड़ती है। अगर कोई व्यक्ति 54 साल 363 दिन का है तो उसको भी टेट देना अनिवार्य है। इसको इस चीज से समझिए, जो व्यक्ति सिर्फ 5 साल बची है जिसकी सर्विस, सिर्फ उसी को छूट दिया गया है। कहने का ये मामला बड़ा अजीबो गरीब है, इतना आसान नहीं। कहना बहुत आसान है, चीजों को कहना बहुत आसान है, समझना बहुत कठिन होता है, अप्लाई करना बहुत कठिन होता है। सरकारों के लिए बड़ा कठिन हो जाएगा, इतना आसान नहीं है। सरकारों को भी इसको करवाना, उसके क्या पैरामीटर्स होंगे, क्या मापदंड होंगे, क्योंकि सरकारें भी इस चीज को समझ रही हैं कि अब आनंद फानंद में 2 साल के अंदर टेट पास करवाना है। पास करवाने का मतलब टेट करवाना है। अब डिसीजन आने के बाद, यानी कि डिसीजन के बाद अगले 2 साल के अंदर आपको टेट पास करना पड़ेगा। ऐसे सभी शिक्षकों को, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षकों को कक्षा 8 तक, जिन्होंने टेट पास नहीं किया है, भले वो कानून के पहले हो या कानून के बाद हो, ठीक है। तो मोटा मोटा इस चीज को आप समझ लीजिए, टेट नहीं पास करेंगे, पदोन्नति नहीं होगी, प्रोन्नति नहीं होगी। बड़ी गंभीर समस्या, इतना आसान नहीं है। जिनके ऊपर बीत रही, उनके मन मस्तिष्क से आप पूछिए, उनकी रातों की नींद उड़ गई होगी। इतना आसान नहीं है 50 साल में तैयारी करना। जो 24, 25, 30 साल में तैयारी कर रहे हैं, दिन रात कर रहे हैं, वो टेट निकाल नहीं पा रहे हैं। 10, 12, 15 लाख लोग बैठते हैं तो 80, 90 हजार लोग टेट निकाल पाते हैं।
इसीलिए मैं कह रहा हूं, इतना हल्के में मत लीजिए कि एक डिसीजन आ गया उसका क्या होगा। डिसीजन आया, उसका इम्पैक्ट बहुत खतरनाक पड़ने वाला है। भविष्य में उसके क्या डिसीजन होंगे, कितना ऐतिहासिक फैसला है, ऐतिहासिक फैसला तो है ही भाई, पूरे देश में है, तो लागू हो गया है। ठीक है, 2 साल के अंदर आज सरकारों को टेट करवाना है। टेट भी मैंने कहा ना उसी तरीके से जैसे नेट हो गया है। नेट उच्च शिक्षकों के लिए है और टेट जो है प्राथमिक शिक्षकों के लिए। तो इतना आसान नहीं है कोई बच्चा, कोई टीचर जो है 50 साल में है और उसको टेट की तैयारी करनी पड़े। अब चल के वो पता लगा कि जीएस की तैयारी करे। समाज की जिम्मेदारी अलग से है, घर की जिम्मेदारी अलग से है। अब पता लगा कि 52 साल में लड़की की शादी करनी है, उसकी लड़की की शादी की तैयारी को छोड़ के पता लगा वो टेट की तैयारी कर रहा है। टेट नहीं निकल रहा है, टेट नहीं निकल रहा है। लड़की की शादी से ज्यादा चिंता तो टेट निकालने की चिंता हो गई है। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये डिसीजन इम्पैक्ट, इसको अप्लाई करना और जिसको करना है, जिसको टेट निकालना है, जिन्होंने निकाल के सर्विस की है उनके लिए तो ठीक है, उनके लिए कोई मतलब नहीं है, मस्त है। जैसे वो परसों रात में सोए थे वैसे आज भी रात में सोए हैं, कल भी सोए हैं, आगे कल भी सोएंगे। लेकिन जिन्होंने टेट नहीं निकाला है उनकी रातों की नींद हराम हो गई है, नींद गायब हो गई है। समझ में नहीं आ रहा टेट कैसे पास करेंगे। मैंने फिर से कहा ना, इतना आसान नहीं है 45-50 साल वालों के लिए सर्विस करना। प्राथमिक शिक्षा को, प्राथमिक शिक्षा खास करके ग्रामीण परिवेश में ज्यादातर स्कूल पाए जाते हैं, शहर में भी है, शहरी सीमा में कम है, ग्रामीण अंचल में है। समाज का दबाव, परिवार का दबाव, नात रिश्तेदार का दबाव। मजे की ये बात है कि हमारे समाज में प्राथमिक शिक्षकों को लेके एक मानसिकता ठीक नहीं है लोगों की। प्राथमिक शिक्षकों को लेके समाज में लोगों की मानसिकता ठीक नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ठीक नहीं है, मतलब लोगों को लगता है अरे टीचर हैं, चले गए मस्ती में, 2 दिन गए, 3 दिन आराम किए, 1 घंटे बैठ के चले आए। ये वाकई ऐसा सोचते हैं लोग और सबको पता है। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग नहीं कहते हैं। यही चीज है, प्राथमिक शिक्षकों को लेके हमारे समाज में धारणा ठीक नहीं है। अब आप उस पर से सोचिए, पहले भी प्राथमिक शिक्षकों को लेके धारणा ठीक नहीं है। अब पता लगा 50 साल में किसी व्यक्ति ने, प्राथमिक शिक्षक ने टेट दिया और बाई चांस वो फेल हो गया। जैसे ही वो फेल होगा 2, 4, 6, 10 किलोमीटर में कोस में बात होने लगी, अरे हम तो पहले ही कह रहे थे, आता जाता कुछ नहीं, पहले की सरकारों में परीक्षाएं नहीं होती थी, बन गए थे ऐसे ही, बीएड कर लिए, विशिष्ट बीटीसी कर लिए, बन गए, शिक्षक बन गए। जबकि सही बात यह है कि उस टाइम पे मान लीजिए 2005 में भर्ती हुई थी, तो उस समय की सरकार ने जो एलिजिबिलिटी, जो क्राइटेरिया निकाला था, उस क्राइटेरिया को इस व्यक्ति ने फुलफिल किया था। कोई भी व्यक्ति हो जो शिक्षक है, उस शिक्षक ने उस क्राइटेरिया को फुलफिल किया था, तभी तो उसको सर्विस मिली। भाड़ में जाए वो, उसको मानना ही नहीं जनता को। आम लोगों के मन में हमने कहा ना, बस ये मानसिकता है, अरे हम तो पहले ही कह रहे थे, बताइए इतने दिनों से शिक्षक हैं, टेटे नहीं पास कर पाए, अब लो। उस व्यक्ति के मन मस्तिष्क पे क्या असर होगा जो 50 साल में टेट नहीं क्वालिफाई। एक तो इतना खुद ही कठिन है, 50 साल में चल के जीएस पढ़ रहे हैं आप, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, पर्वतों के प्रकार पढ़ रहे हैं, गंगा जी कहां से निकली कहां चली गई, यहां तक उसको ध्यान ही नहीं थी, बस वो जाके गंगा में नहा लेता था। अब बताओ, इसको भी याद करना पड़ेगा, गंगा जी कहां से निकली कहां चली गई, क्या आफत आ गई है। ये देखते थे कि प्रयागराज में आसपास के क्षेत्रों में जमुना जी का बाढ़ का पानी आया, गए मस्त फोटो लिए, सेल्फी लिए, ये देखिए बाढ़ आया, पानी आया। जमुना जी के बारे में पता करना पड़ेगा, जमुना जी कहां से निकली कहां में। यही मैं कह रहा हूं, इतना आसान नहीं है। पर अब ऊपर से फेल हो गया मान लीजिए टेट, अब 2 महीने बाद पता लगा, 3 महीने बाद जो है घर में शादी है, घुट रहा है वो, सर्विस जाएगी, क्या उसके ऊपर क्या बीतेगा। गलती उसकी क्या है? गलती कुछ नहीं है, उसकी क्या गलती है? वो तो उस टाइम पे क्राइटेरिया, भाई आज की मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति आज 50 साल का है, 50 साल के पहले 30 साल, यानी कि आज के 20 साल पहले 2025 चल रहा है, और 20 साल पहले 2005 में किसी ने सर्विस पाई,
ठीक है। अब 2005 में जब वो सर्विस पाई और 2005 में जो विज्ञापन निकला था, उस विज्ञापन के अनुसार मैंने जो क्राइटेरिया था मैंने फुलफिल कर दिया मेरे भाई। अब 2025 में क्या क्राइटेरिया है, भाड़ में जाए। ये एक शिक्षक की सोच होगी, उसके तरीके से सोचने की कोशिश करिए आप, इतना आसान नहीं है। डिसीजन है, उस डिसीजन का तो स्वागत करते ही हैं भाई, डिसीजन है, ऐतिहासिक फैसला है, बच्चों के भविष्य के लिए है, अच्छे बच्चे बने, भविष्य का निर्माण करें, इसमें किसी को क्या दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब है कि उस मानसिक पीड़ा से वो प्राथमिक शिक्षक गुजरेगा जिसने टेट पास नहीं किया है, इतना आसान नहीं है। उसके लिए इन चीजों को संभाल पाना और मैनेज कर पाना इतना आसान नहीं है। ठीक है, ठीक। अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं किस तरफ, संवैधानिक दृष्टिकोण की तरफ। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन कैसे लाया, किन शक्तियों के तहत लाया, किस कानून के तहत लाया और पूरे देश में लागू है, और इसको सरकार के पास क्या बचता है। एक मिनट साथी, सरकार के पास कितने सीमित साधन बचते हैं, सरकार क्या कर सकती है, सरकार चाहे तो क्या कर सकती है। सरकार के पास कोई रास्ता बचा हुआ है इसके विरोध में जाने के? संसद से कोई कानून पास कर सकती है सरकार कि नहीं भाई चलो टेट आने के पहले, इस कानून आने के पहले जो भी प्राथमिक शिक्षक उस टाइम पर जो विज्ञापन आया था उसके अनुसार उन्होंने फुलफिल किया, हम उनको छूट दे रहे हैं। ये भी हो जाता तो भी ठीक हो जाता, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, कानून लागू होने के पहले, कानून लागू होने के पहले के भी शिक्षक के लिए टेट पास करना अनिवार्य है। कानून लागू होने के पहले जो भी शिक्षक कार्य कर रहे हैं उनके लिए भी टेट पास करना अनिवार्य है। ठीक है, मैंने भी आपको समझाया था समझने के लिए कि कोई 60 साल का होने वाला है, सिर्फ 55 साल, 55 साल के ऊपर 55 से 60 वालों को ये जो 5 साल का टाइम है सिर्फ उन्हीं को छूट है। आज की डेट में, कल के डिसीजन के पहले तक जो लोग 54 साल 363 दिन के हैं उनके लिए भी टेट अनिवार्य है। कल ये डिसीजन आया है, डिसीजन की तारीख याद रखिएगा, उसी तारीख से अगले 2 साल के बीच में आपको टेट पास करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कल तक हम 363 दिन के हैं, अगले 6 महीने के बाद विज्ञापन आया और पता लगा हम 55 साल के हो गए, नहीं ऐसा। कल की डेट से, यानी कि जो कल की डेट है, कल की डेट क्या थी, जो भी कल की डेट रही हो उस डेट के पहले होगा। मेन मसला ये है। सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती है। चुनौती इस दृष्टिकोण से है कि जो अभी तक वो टेट का एग्जाम करवाती है सरकार, ठीक है, वहां पे उसने क्राइटेरिया निश्चित किया है, क्वालिफाइंग कट ऑफ, जैसे जनरल वालों के लिए 60% है, एससी के लिए शायद 55% है, एसटी के लिए और कम है, ओबीसी के लिए भी थोड़ा सा कम है, शायद बराबर, मोटा मोटा इतना मान लीजिए, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। 60% तो जनरल का है, ओबीसी का है, इस तरह से एससी के साथ 55% है। ये यानी कि टेट का क्वालिफाइंग कट ऑफ है, यानी 60% के ऊपर आप जाएंगे तो आप टेट क्वालिफाई हो जाएंगे। टेट एक, पहली बात तो ये जान लीजिए, टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है। टेट में कोई पोस्ट नहीं आती कि 500 पोस्ट आई है, 1000 पोस्ट आई है, चाहे जितने भी लड़के बैठे, 10 लाख लड़के बैठे, अगर 10 के 10 लाख 60% के ऊपर पा जाते हैं तो सब क्वालिफाई हैं। 10 लाख में अगर एक भी लड़का क्वालिफाई नहीं कर पाता 60%, मैं एक सामान्य बात कर रहा हूं, तो वो क्वालिफाई नहीं होगा। तो इसी अनुसार अब सरकार क्या सोचेगी, ये सरकारों को करवाना है। सरकार अपने विशेषज्ञ बैठाएगी, बहुत सारे एक्सपर्ट बैठेंगे, वो माथापच्ची करेंगे, 2 साल के अंदर टेट करवाना है। ठीक है, प्राथमिक शिक्षक, उच्च प्राथमिक शिक्षक, ऐसे शिक्षक जो टेट नहीं है, अब उनके लिए क्या पैरामीटर्स होना चाहिए, क्या क्वालिफाइंग कट ऑफ 60% होना चाहिए, 55% होना चाहिए, 50% होना चाहिए,
जो परीक्षा होगी वो किस पैटर्न पे होगी, होगी तो ऑब्जेक्टिव ही होगी, ठीक है, होना तो ऑब्जेक्टिव ही है, सीधी सी बात है। लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे, प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी, ठीक है, मेन बात ये है क्वालिफाइंग कट ऑफ क्या रखी जाए। अभी तो मान लीजिए मोटा मोटा 60% है क्वालिफाइंग कट ऑफ, इसको 50% कर दिया जाए तो ऐसे सभी शिक्षक निकल जाए जो बेचारे 50-52 साल के हैं, जो अभी इस उम्र में उतना पढ़ लिख नहीं सकते हैं, ठीक है, कुछ सरकार रियायत दे दे। ये सरकार के हाथ में कि सरकार क्या कर सकती है, ठीक है। ये सब टेक्निकल प्रॉस्पेक्ट्स हैं, टेक्निकली चीजें हैं, तकनीकी चीजें हैं, सरकार क्या कर सकती है। आने वाले दिनों में आपको ये सब सारी चीजें मतलब देखेंगे और सुनाई भी पड़ने वाली हैं, ठीक है। सरकार टेट पास करने के लिए अब 2 साल के अंदर है, 2 साल में सरकार जो टेट करवा रही हो उसको पोस्टपोन कर सकती है, या स्पेशल टेट सिर्फ ऐसे शिक्षकों के लिए करवाए सरकार, ठीक है। राज्य सरकारें ऐसा भी कर सकती हैं कि स्पेशल परीक्षा का, स्पेशल टेस्ट टेट की परीक्षा, स्पेशल का मतलब है कि जो टेट की परीक्षा हो रही है, यहाँ पे तो 15 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, इन परीक्षाओं को रोक दिया जाए कुछ समय के लिए, साल 1.5 साल के लिए, और टेट सिर्फ उन्हीं शिक्षकों के लिए हो जिनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है। एक ये भी चीज हो सकती है, ये चीज हो सकती है, तो हो सकता है क्वालिफाइंग कट ऑफ कुछ कम कर दिया जाए, 60% से घटा के 50% कर दिया जाए। अभी तक मान लीजिए 150 क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, ये भी हो सकता है कि 100 क्वेश्चन आए, ठीक है। ये तमाम सारे ऐसे पहलू हैं जो सरकार शिक्षकों के लिए कुछ रियायत अपनी तरफ से दे सकती है। टेट के लिए सरकार प्रश्नों की संख्या 100 से घटा के 150 से घटा के 100 कर दे, इसमें कोई समस्या नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है, ये सरकार के हाथ में है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। क्वालिफाइंग कट ऑफ 60% से कम करके कितना करेगी, 60% पे करेगी, 70% पे करेगी, ये सरकार का मसला है, ठीक है। तो ये सब टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं जो हमको समझना चाहिए कि आने वाले दिनों में हम लोग क्या देखेंगे, ठीक। अब दूसरी बात, कौन सा आखिर वो कानून है जिसके तहत ये सब चल रहा है, जो फैसला आया हुआ है, ठीक है। ये कानून है, इस कानून की शुरुआत होती है, हाँ पहले ये समझ लीजिए कि वो आखिर वो सुप्रीम कोर्ट की कौन सी शक्ति है संविधान ने दी है, कौन सा आखिर वो अनुच्छेद है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को दिया है। तो वो संविधान का अनुच्छेद है 142, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142, जिसमें पूर्ण न्याय की बात कही गई है, पूर्ण न्याय, टोटल जस्टिस, ठीक है, टोटल जस्टिस, यानी कि पूर्ण न्याय की अवधारणा की एक संकल्पना है जिसको मूर्त रूप देने के लिए सुप्रीम कोर्ट आदेश या डिक्री पारित कर सकता है, वो जो कि पूरे देश के लिए लागू होगा, ठीक है। ये बात इस अनुच्छेद में कही गई है, पूरे देश के लिए, देश के सभी भूभाग के लिए, यानी कि देश में जितने भी स्टेट हैं उन सभी के लिए होगा, कोई एक अलग से राज्य के लिए नहीं होगा, ठीक है, पूरे देश के लिए। पहली बात, इसीलिए टेट वाला जो डिसीजन आया ये पूरे देश के लिए, केवल उत्तर प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए है, क्योंकि इस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसी असाधारण शक्तियां दी जाती हैं जिससे वो पूर्ण न्याय को संकल्पित करने के लिए आदेश या डिक्री पारित कर सकता है, ये बात कही गई है हमारे संविधान के अनुच्छेद 142। अब हम जो भी चीजें समझेंगे वो सिर्फ संविधान के दायरे में समझेंगे, अपने जो प्रॉस्पेक्ट्स थे उस पर चर्चा हो चुकी है, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे आ सकता है इतना बड़ा डिसीजन। आखिर कुछ ना कुछ तो कारण होगा ना, ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने हवा में तो दे नहीं दिया, या इतने साल से कानून 2010 में लागू हुआ है, आज हम 2025 में जी रहे हैं, 15 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दिया। ऐसे तमाम सारे पूरे भारत में है ना, लाखों लाख शिक्षक हैं, 50 लाख शिक्षक होंगे, उस बहुत सारे शिक्षक हैं जिन्होंने टेट नहीं पास किया है, तो क्या होगा। तो इसीलिए कह रहे हैं इसको समझिए कि आखिर कैसे आया ये डिसीजन। ये इसी आर्टिकल पूर्ण न्याय और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट को शक्तियां दी गई हैं, ठीक है, किसने दिया है, भारतीय संविधान ने दिया है,
किसको दिया है? सुप्रीम कोर्ट को। ये शक्तियां विवेकाधीन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये शक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट की विवेकाधीन है। एक मिनट, विवेकाधीन शक्तियां, अब आपको पता है कि हमारे यहाँ का कानून सिर्फ साक्ष्य पे आधारित है, प्रमाण पे आधारित है। पुख्ता साक्ष्य रहेगा, सुप्रीम कोर्ट एज इट इज साक्ष्य के आधार पे चलता है, ठीक है। वो अपने विवेक ज्यादा नहीं लगा पाता है। लेकिन अनुच्छेद 142 में यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट पूर्ण न्याय को संकल्पित करवाने के लिए, पूर्ण न्याय की अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिए विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। विवेकाधीन शक्तियां साक्ष्य के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के अपने विवेक पे भी आधारित होती हैं। यानी विवेक का मतलब है सुप्रीम कोर्ट को यह लगता है कि नहीं, ये चीज होनी चाहिए, इससे पूरे देश में ये चीज बहुत जरूरी है। एक बार साक्ष्य कम भी पड़ जाए, प्रमाण कम भी पड़ जाए, पर अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि नहीं, ये चीज संविधान के तहत है और इसका दूरगामी परिणाम जो है समाज के हित में होगा, तो वो सुप्रीम कोर्ट विवेक के आधार पर डिसीजन ले लेता है। तो विवेकाधीन का मतलब यही है, हर जगह सुप्रीम कोर्ट विवेकाधीन शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, करता है। हर जगह साक्ष्य आधारित डिसीजंस आते हैं, यहां पे सुप्रीम कोर्ट विवेकाधीन शक्तियों का इस्तेमाल करता है। अब साक्ष्य आधारित का ये मतलब नहीं कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल से विवेक शून्य हो जाए, विवेक यहां पे भी होता है, ठीक है। लेकिन इस विवेकाधीन की बात अलग है, मैं जो समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। यहां पे साक्ष्य पूरी तरह से रहेगा, यहां साक्ष्य प्रथम दृष्टया रहेगा। यहां विवेकाधीन में साक्ष्य थोड़ा कम भी चल जाए, पर उसके विवेक को लगता है सुप्रीम कोर्ट के कि नहीं, विवेक से ये चीज, अमुक चीज डिसीजन से पूरे देश में ये चीज बदल सकता है और वो संविधान सम्मत है और उसका दूरगामी हित पड़ेगा एक समाज के लिए, एक वर्ग के लिए, एक लोग के लिए, तो वो विवेकाधीन शक्तियों का उपयोग करते वो डिसीजन दे देता है। कल का जो डिसीजन आया वो इसी के तहत आया, आर्टिकल 142 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट को शक्तियां मिली हुई हैं। अब आप इस बात को समझ लीजिए, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब आखिर वो कौन सा अनुच्छेद है, इसको भी जानना चाहिए, ठीक है, जिस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस चीज को लाया है। तो आपने आरटीई, राइट टू एजुकेशन, सुना ही होगा, 2002, शिक्षा का अधिकार, ठीक है, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार 2002, ठीक है, शिक्षा का अधिकार 2002, ठीक। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं हवाई बात ना करूं, गप्पे ना मारूं, ठीक है। अरे ऐसा है, वैसा है, ऐसा हो जाएगा, ये है, वो है, अब सभी को टेट तुरंत लग जाना चाहिए, आज से ही लग जाना चाहिए, वो सब निरर्थक बातें हैं, उन बातों का कोई मतलब नहीं। पहले आप देखिए, संविधान के दायरे में रहते हुए संविधान को समझने की कोशिश करिए। उसके जो कल डिसीजन आया है वो संविधान के ही तहत आया है, वो संवैधानिक ही डिसीजन है, आप उसको समझने की कोशिश करिए। क्योंकि जो टेट देंगे भी उनके लिए भी ये बहुत उपयोगी है, उनको तो जरूर सुनना चाहिए कि जिनको टेट देना है कि आखिर ये ऐसा डिसीजन कहां से आ गया है। और यही सब एग्जाम में, ये जो मैं बता रहा हूँ, यही सब सारी चीजें एग्जाम में आने वाली हैं, ठीक है। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो शिक्षा का अधिकार है 2002, ठीक है, राइट टू एजुकेशन, पहले तो देखते हैं शिक्षा। हमारे संविधान में अनुसूची दी गई हुई है, अनुसूची 12 अनुसूचियां हैं। संविधान जब लागू हुआ था तो 8 अनुसूचियां थी, बढ़ते बढ़ते 12 अनुसूचियां हो गई। उसी संविधान के 7वीं सूची, संविधान के 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य की शक्तियों के मध्य बंटवारा हुआ है, विषयों का बंटवारा हुआ है। यानी कि ये विषय जैसे कि शिक्षा है, वन है, जनसंख्या है, नियंत्रण है, मतलब परिवार नियोजन है, जो भी सारी चीजें, जितने भी सब्जेक्ट आप देखते हैं, विषय देखते हैं, उनका हमारे संविधान निर्माताओं ने बंटवारा कर दिया है कि केंद्र और राज्य में लड़ाई ना हो, कुल मिला के आपसी टकराव ना हो। तो 7वीं सूची में संघ सूची है,
राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। ठीक है, मोटा मोटा ये समझिए कि इन तीनों जो सूचियां, ये तो तीनों जो सूची हैं, इसके जो विषय रहते हैं वो ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन मोटा मोटा भी मान लीजिए कि 100 इसमें है, 61 के करीब में इसमें है और 52 इसमें है। समवर्ती सूची में ऐसे विषय हैं। कहीं कहीं आपको संघ सूची में 98 विषय मिलेंगे, राज्य सूची में 59 विषय मिलेंगे, समवर्ती सूची में 51 विषय मिलेंगे, लेकिन मोटा मोटा इसमें यही है। ठीक है, अब ये जो राज्य, पहले शिक्षा क्या था? पहले शिक्षा राज्य सूची का विषय था, यानी शिक्षा पे कानून बनाने का अधिकार किसको था? सिर्फ और सिर्फ राज्य को था। ठीक है, बाद में इस बात को समझा गया कि नहीं, शिक्षा पे कानून बनाने का सिर्फ राज्य का अधिकार नहीं होना चाहिए। बहुत सारी कमेटियां बनी, उन्होंने ये कहा कि नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है भाई, शिक्षा पे केंद्र को भी बनाने का हक है। तो राज्य सूची से शिक्षा को हटा के समवर्ती सूची में डाल दिया गया। ठीक है, ये 80 के दशक की बात है। वो फिर चैप्टर कभी होगा, क्योंकि फिर लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद था, कौन सा क्या था, कहां से हटाया गया, किसके कहने पे हटाया गया, वो सब किसी दूसरे लेक्चर में। मोटा मोटा ये समझिए कि शिक्षा जब संविधान लागू हुआ तो राज्य सूची का विषय था, बाद में 80 के दशक में समवर्ती सूची में इसको डाल दिया गया। अब क्या है, समवर्ती सूची में डाल दिया गया है तो शिक्षा पे कानून कौन बना सकता है? संघ भी बना सकता है और राज्य भी बना सकता है। समवर्ती सूची में ऐसे विषय होते हैं, समवर्ती सूची में ऐसे विषय होते हैं जिनमें संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, संघ भी बना सकता है, राज्य भी बना सकता है। लेकिन अगर किसी ऐसे कानून में जिसमें संघ और राज्य दोनों बना रहे हैं, तो टकराव की स्थिति में संघ का जो कानून है वो प्राथमिकता पे रहेगा, संघ का कानून लागू होगा। ठीक है, राज्य मान लीजिए अगर शिक्षा पे ही कोई कानून ऐसा बना रहा है, राज्य बना रहा है, स्टेट बना रहा है, और उस पर संघ ने भी बना दिया, तो संघ वाला अप्लाई होगा। ठीक है, राज्य का भी हो सकता है थोड़े बहुत बदलाव के साथ में, लेकिन उसको संघ वाला मानना रहेगा। ये स्पष्ट संविधान में कहा गया है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो शिक्षा पे कानून बनाया जा सकता है वो राज्य और केंद्र दोनों बना सकती हैं, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बना सकती है और स्टेट की भी सरकारें बना सकती हैं। तो अब शिक्षा का अधिकार, शिक्षा के विषय में समझ लिया आपने। अब देखते हैं आगे। पहली बार अगर थोड़ा सा इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में चले हम, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 90 में जाती है, 1990 में। 1990 में एक राम मूर्ति कमेटी बनी थी, राम मूर्ति कमेटी 1990 में। ये वही कालखंड है 1990 से 19 टाइम पीरियड है जब कांग्रेस की सरकार आ चुकी थी लगभग। ठीक है, यह सरकारें उस समय जो वीपी सिंह और चौधरी चरण सिंह और इन लोगों की सरकारें थी, लेकिन 1990 में ये राम मूर्ति कमेटी बनी और इसने पहली बार ये कहा कि शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, और वो मौलिक अधिकार की तरफ होना चाहिए। ठीक है, यानी कि शिक्षा का एक अधिकार होना चाहिए और वो मौलिक अधिकार होना चाहिए। बाद में फिर इसी बात को आगे बढ़ाते हुए 1993 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस हुआ था, उन्नी कृष्णन वर्सेज उन्नी आंध्र प्रदेश। ठीक है, 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था उन्नी कृष्णन वर्सेज आंध्र प्रदेश के केस में कि शिक्षा जो है, शिक्षा का अधिकार होना चाहिए और वो मौलिक अधिकार होना चाहिए। शिक्षा का अधिकार मौलिक होना चाहिए, यानी कि शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार खुल के कहा। कब कहा? 1993 में कहा शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार होना चाहिए और उसे आर्टिकल 21 में होना चाहिए। ठीक है, अब समझिए थोड़ा सा कि मूल अधिकार क्या है। ठीक है, क्योंकि जब तक आप मूल अधिकार नहीं समझेंगे, पूरी लड़ाई तो इसी की चल रही है। ये जो डिसीजन आया हुआ है, ठीक है, जो कल का डिसीजन आया हुआ है, ये डिसीजन बेसिकली मूल अधिकार का ही डिसीजन है। ठीक है, मूल अधिकार
को पहुंचाने के लिए उसकी पहुंच हर जगह हो, वही वो डिसीजन है। ठीक, अब मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार हमारे संविधान में 12 से 35 के बीच में बताए गए हैं। ठीक है, जिसको फंडामेंटल राइट भी बोलते हैं। मूल अधिकार 12 से 35 के बीच में बताए गए हैं। ठीक है, 36 से 51 के बीच में राज्य के नीति निर्देशक तत्व बताए गए हैं। थोड़ा सा आप जान लेंगे तभी आपको समझ में आएगा, नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, भारतीय संविधान में 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व बताए गए, यानी कल्याणकारी राज्य की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। ठीक है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा प्रस्तुत की गई है, की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। ठीक, अब 12 से 35 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 12 से 35 में अनुच्छेद 21 में, इसमें 21A में है भी। ठीक है, अनुच्छेद 21A में क्या है? शिक्षा का अधिकार है। अब जान लीजिए शिक्षा का अधिकार कहां पे है? इसमें मूल अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार है 6 से लेके 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, क्या है? निःशुल्क तथा अनिवार्य है। ये शब्द याद रखिएगा। जो भी टीचर टिट देंगे, ये सब उनके प्रश्न में आने वाले हैं। ठीक है, बाकी तो जो चर्चा हो रही है एक सामान्य सी जानकारी मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं, जो सबको जानना चाहिए आखिर उस डिसीजन के, जो जिज्ञासु प्रवृत्ति के लोग हैं, जो ये जानना चाहते हैं। ठीक है, निःशुल्क तथा अनिवार्य है। इस समय जो मूल अधिकार 21 में शिक्षा का अधिकार है, आरटीई जिसको बोला जाता है 6 से 14, इसी के बिहाफ पे, यानी कि इसी को मूल अधिकार को पूर्ण न्याय में बदलने के लिए जो डिसीजन आया हुआ है पूरे भारत में, ये बेसिकली यही है, शिक्षा का अधिकार। लेकिन अब देखते हैं, शुरू में एक अनुच्छेद है 45, भारतीय संविधान में अनुच्छेद है 45 और 39F(a) या 1। ठीक है, ये है। पहले शिक्षा मूल अधिकार नहीं थी। ठीक है, पहले कहां पे था ये? शिक्षा दिलाई जाएगी, राज्य के द्वारा दिलाई जाएगी सभी बच्चों को, ऐसे निराश्रित बच्चों को दिलाई जाएगी जो अक्षम है, गरीबी में जी रहे हैं। तो ये बात कही गई थी आर्टिकल 45 में, और 39F(1) में उसका डिस्क्राइब किया गया था। इसी अनुच्छेद 45 को अनुच्छेद 21A में लाया गया है। ठीक है, 21A फंडामेंटल राइट, मैंने पहले ही भी बताया मूल अधिकार 12 से 35 में है, यहीं पे इसको लाया गया है, और ये शिक्षा का अधिकार 2002 में आया है। ठीक है, और 2 में किसकी सरकार थी? वाजपेयी की सरकार थी, भाजपा की सरकार थी। ठीक है, एक मिनट, वाजपेयी जी की सरकार थी 2002 में। ठीक है, 1990 से इसकी कहानी शुरू है। ठीक है, पहली बार 2002 में ये शिक्षा का अधिकार लाया गया। ठीक है, विधेयक पास हो गया। लागू ये होता है 1 अप्रैल 2010 से। 2000 नाम में इसका थोड़ा सा, 2009 में इसका नाम बदल दिया गया, शिक्षा का अधिकार बाल एवं अधिकार कर दिया गया, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। शिक्षा का अधिकार कानून आया 2002 में, वाजपेयी जी के समय में। आप समझिएगा, यहां से लागू होता है 1 अप्रैल 2010 में। ठीक है, किसकी सरकार थी? सब यूपीए की सरकार थी, यानी कांग्रेस, मोटा मोटा मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, 1990 से चले 2010 तक आए। इस कानून को बनाने में, लागू करने में, सब कुछ करने में दोनों सरकारों का हाथ है, दोनों सरकारों का मिला जुला सहयोग है। ठीक है,
इसीलिए कल से आप देखे होंगे कि डिसीजन आ गया है, लेकिन कोई ऐसा विपक्षी दल इस डिसीजन के विषय में नहीं बोल रहा है। कारण यही है, अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, क्योंकि दोनों सरकारों ने, और दोनों सरकारों का मतलब समझ रहे हैं, सिर्फ कांग्रेस और भाजपा नहीं, कांग्रेस से समर्थित यानी कि कांग्रेस की तरफ जितने भी दल थे उन सब ने इस बिल का समर्थन किया था, कानून को। भाजपा की तरफ जितने भी दल थे उन सब ने समर्थन किया था। तो सभी दलों का मिला जुला सहयोग है, सभी राजनीतिक दलों का। इसीलिए कल से डिसीजन आने के बाद किसी भी दल ने चूचा नहीं किए हैं। नहीं तो ऐसा कोई डिसीजन आ जाता जिसमें अभी एक दूसरे दल का हाथ नहीं होता, आग लगा दिया होता, इस बिल्कुल से आ गए होते मैदान में सभी लोग, विपक्षी दल, कोई भी विपक्षी दल हो। अभी भाजपा कांग्रेस, कांग्रेस होती तो भाजपा, दलों की बात नहीं हो रही है। बात ये हो रही है कि इस कानून को बनाने में, लागू करने में सभी दलों का हाथ है। इस वजह से मेरा ऐसा मानना है कि सरकार के पास बहुत ज्यादा कुछ बचा नहीं है इसके विरोध में करने के लिए, या ये कह सकते हैं कि टेट वाले ऐसे शिक्षकों के पक्ष में साथ में खड़े होने के लिए सरकार भी नहीं तैयार हो सकती है। अब आप मोटा मोटा समझ गए होंगे कि संविधान में क्या कैसे दायरा है, क्या किन स्थितियों के तहत, किन परिस्थितियों के तहत, किन किन अधिकारों के तहत, किन किन अनुच्छेदों के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन ले आया है। लगभग मैंने पूरी कोशिश की है आपको संविधान के दायरे में इसको समझाने की, जो आपको समझना चाहिए। ऐसे हवा हवाई नहीं, गप्पे नहीं, ये है वो है, ऐसा है वैसा है, ये चिल्लाने वाली बात नहीं है। शालीनता से समझिए आप। सुप्रीम कोर्ट इतना बड़ा जब डिसीजन दिया है, पूर्ण न्याय की बात की है, पूर्ण न्याय। हाँ, एक चीज और मैं बता दूं लगे हाथ, पूर्ण न्याय क्या होता है। आपके मन में आ सकता है कि पूर्ण न्याय जो आर्टिकल 142 है भारतीय संविधान के अनुच्छेद, ये पूर्ण न्याय क्या है। पूर्ण न्याय बेसिकली खंडित न्याय को पूरा करने की बात कही जाती है। यानी कि अगर न्याय में अंतराल है, कुछ न्याय 2005 में मिले हैं, कुछ न्याय 2002 में मिले हैं, कुछ न्याय 2010 में मिले हैं, उन सब न्याय को, विसंगतियों को दूर करते हुए एक न्याय का कालक्रम, यानी कि न्याय की तारतम्यता को, एक न्याय की पूरी तरह से अवधारणा को आदेश के रूप में बता देना कि नहीं, यहां से चल के हमको यहां तक लगातार आना है, उसमें खंड विखंड नहीं रहना है। ठीक है, जैसे ये वैसे ही है। 2002 में कानून आया, 2010 में लागू हुआ, 2010 के बाद टेट आया, टेट पास करने के बाद सभी के लिए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षक आया। आज 2025 का दिन है। ठीक है, ऐसे में टेट को पूर्ण न्याय दिलाते हुए यहां से चल के यहां तक जितने भी साल हैं जो खंडित न्याय हैं, उन सब में सभी के लिए टेट अनिवार्य कर दिया गया। न्याय की विसंगति ना हो, मेन चीज यही है, न्याय में तारतम्यता रहे, न्याय की एक रूपता बनी रहे। पूर्ण न्याय यही है, और सभी पूरे भारत में सबको एक समान पूर्ण न्याय मिले। ऐसा नहीं है कि यूपी के लिए टेट की अलग व्यवस्था है, झारखंड के लिए अलग व्यवस्था, पश्चिम बंगाल के लिए अलग व्यवस्था, नहीं। इसीलिए अनुच्छेद 142 में जो पूर्ण न्याय हो पूरे देश के लिए होगा, एक स्टेट के लिए नहीं होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि संविधान के दायरे में रहते हुए चीजों को समझना चाहिए। किस अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट ने लाया है, क्या हो सकता है, मैंने शुरू में ही बताया क्या हो सकता है। कठिन समय है ऐसे सभी शिक्षकों के लिए जिन्होंने टेट नहीं क्वालिफाई किया है, जो 45 से 50, 52, 53, 54 साल की अवस्था में चले गए हैं। बहुत कठिन काम है, इतना आसान नहीं है। कुछ लोगों के लिए मजाक लग सकता है, 50 साल में बैठ के एग्जाम दे रहे हैं, फेल हो गए, पास हो गए, उस मनोदशा से गुजरना। तो लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसने पूर्ण न्याय की बात कही है, तो उसको हमको मानना ही पड़ेगा, उसमें ये बट नहीं कर सकते। हाँ, ये देखने वाली बात है कि सरकार क्या कर सकती है। ठीक है, सरकार आने वाले दिनों में कैसे टेट करवाती है, कैसे नहीं करवाती है, वो हम लोग आने वाले दिनों में देखेंगे। लेकिन मोटा मोटा मेरा ये मानना है कि कुछ इसमें बहुत कुछ होना नहीं होगा। टेट तो अब सबको देना ही होगा। जो ऐसे शिक्षक जिन्होंने टेट नहीं दिया है उनको देना ही पड़ेगा। मेरी ऐसी समझ है थोड़ी बहुत कि कोई बहुत रास्ता नहीं बचा है। ठीक है,
सरकार क्या करेगी वो आने वाले दिनों में पता ही चलेगा, लेकिन करने का बस एक ही है कि वो ये कर सकती है, इसके लिए जा सकती है कि इस कानून के लागू होने के पहले जो शिक्षक बन गए हैं उनको इससे छूट दे दी जाए, बस जहां तक मुझे लगता है। बाकी तो अब देखते हैं क्या होता है। तो ठीक है, मुझे लगा कि आज चर्चा करनी चाहिए, संविधान के दायरे में रहते हुए समझना चाहिए, इसलिए हमने चर्चा की। आप बताइएगा। ठीक है, नमस्कार।